ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम ज़मा ख़गोद रनोज़वानानो। आई वेलकम यू ऑल टू नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा और आपके दिल के बहुत करीब सा प्लेटफॉर्म अलहम्द कोचिंग एकेडमी, वेयर वी प्रोवाइड बोथ फिज़िकल एज़ वेल एज़ ऑनलाइन एजुकेशन। जवानों, शुरू करते हैं जी। आपकी तरफ से बहुत डिमांड आ रही थी, कमेंट्स में मैं देख रहा था कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले MCQs करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले करें। तो लो जी, आपकी विश पूरी कराई देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के MCQs की आज प्रैक्टिस करते हैं जी, और लेट्स गेट डाउन टू इट। चलो जी मेरे प्यारे जवानों, हाँ, आप ऐसे किया करें कि जो भी MCQ आपके सामने आए ना, तो पहले आप ज़रा वीडियो को पॉज करके ख़ुद कर लिया करें, ताकि आपकी ख़ुद प्रैक्टिस हो। सोल्यूशन तो वैसे ही मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे प्यारे जवानों, शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द कूलम्स फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, यानी कि द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन एयर इज़ 2 न्यूटन। और जब एयर इस तरह के सवालों में एयर कहा जाए तो बस आप वैक्यूम ही कंसिडर कर लिया करो, बिकॉज एयर की जो रिलेटिव परमिटिविटी है, जो कि कितनी है, जो कि है एप्सिलॉन आर इज़ 1.0006, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 0.0006 टाइम्स ना होने के बराबर है फॉर ऑल प्रैक्टिकल इंटेंट्स एंड पर्पसेस। सो भाई, द कूलम फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन एयर इज 2 न्यूटन, ठीक है जी। द कूलम फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस इन इंसुलेटिंग मीडियम हैविंग एप्सिलॉन आर ऑफ 3.8 इज, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, राइट, एक प्लस है लेट से और एक माइनस है, और ये आपको नजर आ रही हैं क्या, फील्ड लाइंस। मेरे प्यारे जवानों, क्लियर हो गया, राइट। और अगर मैं आपसे कहूं कि इनिशियली यहाँ पर एयर था, और एयर के होने की वजह से यहाँ पर जो इन दोनों के दरमियान फोर्स लग रहा था, या वैक्यूम, तकरीबन एयर को आप कंसिडर कर लो वैक्यूम की तरह, ठीक है जी। सो द फोर्स वाज 2 न्यूटन। सो अब अगर मैं यहाँ पर एक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दूं मेरे प्यारे से जवानों, तो मीडियम के अंदर एटम्स होंगे, एटम्स की पोलराइजेशन होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर होने की वजह से इन दोनों के दरमियान लगने वाला फोर्स भी कमज़ोर हो जाएगा। कितना कमज़ोर हो गया, उसका शॉर्टकट फार्मूला ये है कि F मीडियम इज़ एक्चुअली इक्वल टू F वैक्यूम या F एयर वाला, राइट, बिकॉज तकरीबन सेम है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। तो बच्चे F मीडियम इज इक्वल टू, तो वैक्यूम या एयर में कितना फोर्स है, 2 न्यूटन, और एप्सिलॉन आर कितना है जो आपने मीडियम पुट किया है, 3.8। तो इधर से साफ पता चल रहा है कि जो भी वैल्यू मुझे मिलने वाली है वो 1 से कम ही मिलने वाली है। और अगर आप ऑप्शंस देख लो तो कसदन एक ऐसी वैल्यू दी गई है जो कि 1 से कम है, बाकी सारी की सारी वैल्यूज जो है वो 1 से ज़्यादा आ रही हैं। तो मुझे कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई अब मैं 2 को डिवाइड कर लूँ जो है किस चीज़ के ऊपर, 3.8 पर, राइट। यहाँ पर ऑलरेडी एक पॉइंट आ जाएगा, क्लियर हो गया भाई, फिर से मुझे लगाना पड़ेगा। तो इतना लंबा चौड़ा मुझे जाने की भी इवन ज़रूरत नहीं है, तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मेरे पास चीज़ आ जाएगी, ठीक हो गया भाई। तो चले, ये हो गया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे मेरे प्यारे जवानों। नेक्स्ट MCQ मेरे पास क्या है भाई, 124। देयर आर 2 चार्जेस 1 माइक्रोकूलम, सो Q1 इज 1 माइक्रोकूलम, Q2 दैट इज 5 माइक्रोकूलम, ठीक है जी। द रेशियो ऑफ द फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन देम इज, तो ये बड़ा कॉमन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, राइट। कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक चार्ज है और वो है कितना, 1 माइक्रोकूलम, क्लियर हो गया भाई, और दूसरा चार्ज जो है वो मेरे पास कितना है, वो मेरे पास है जी 5 माइक्रोकूलम। तो बच्चे याद रखिएगा, जितना फोर्स मेरे प्यारे जवानों, जितना फोर्स Q1 Q2 पर लगाएगा, यानी कि F12, उतने ही मकदार का फोर्स Q2 Q1 के ऊपर लगाएगा, यानी कि F21। बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, एंड व्हाई, द रीजन इज कि दोनों के दरमियान लगने वाले जो फोर्सेस हैं, वो फोर्सेस जो हैं, चाहे F12 है या F21 है, वो डायरेक्टली रिलेटेड है टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस। और प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस चाहे मैं 1 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाई बाय 5 माइक्रोकूलम करूं या 5 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाई बाय 1 माइक्रोकूलम करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंगल चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं है, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1:1, दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम अमाउंट का फोर्स लगाएंगे, तो F12 डिवाइडेड बाय F21 मकदार में विल बी इक्वल टू 1, ठीक है जी, 1:1। आगे बढ़ते हैं।
125 के ऊपर आते हैं। द फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज इज F इफ वन ऑफ द चार्ज इज डबल्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। सो इफ वन ऑफ द चार्ज इज डबल्ड, वन ऑफ द चार्ज, अच्छा बोथ नहीं, इफ वन ऑफ द चार्ज इज डबल्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, सही जी। सो द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज बॉडी इज, तो बच्चे सिंपल, इनिशियली फोर्स जो है वो K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर था, सही जी। तो अगर मैं वन ऑफ द चार्ज डबल कर दूं, तो बस मैं सिर्फ ये कर देता हूं इजी, मैं वन ऑफ द चार्ज डबल कर देता हूं, तो नया वाला फोर्स जो होगा सिंपल इज दैट वो K होगा। और इन दोनों में लेटर से मैंने एक चार्ज को डबल कर दिया, दूसरे चार्ज को मैंने नहीं छेड़ा, और मैंने फासले को क्या कर दिया, हाफ, तो ये R बाय 2 हो गया नया फासला, और उसके ऊपर स्क्वायर है। तो सिंपल सी बात है, एफ डैश जो आएगा, तो ये 2 को जरा बाहर निकाल के लिख दो, और K Q इंटू Q अपनी जगह पर होगा, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और नीचे यहाँ पर R का स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि मैं इजीली लिख सकता हूँ कि 2 ज़रबे 4 कितना हुआ, 8। सो नया वाला फोर्स जो है वो 4 ज़रबे 2 कितना हुआ, 8, मल्टीप्लाई बाय ये जो टर्म है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पुराने वाले फोर्स को, सो दैट इज F। तो इसका मतलब है कि द न्यू फोर्स विल बिकम 8 टाइम्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब अगर दोनों चार्जेस डबल हो चुके होते हैं, सो 2 2s are 4, 4 ज़रबे 4 16, फिर D होता। अच्छा, अगर लिखा होता ना कि नॉट इफ वन ऑफ द चार्ज इज डबल्ड बट बोथ द चार्जेस आर डबल्ड, तो फिर इधर भी मुझे 2 क्यों लिखना पड़ता, 2 इंटू 2 4 हो जाता, और यहां पर तो ऑलरेडी 2 के स्क्वायर से 4 आके ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला गया है, 4 4s are 16 होता फिर, ठीक है जी। चले अब आगे बढ़ते हैं। सो 126 के ऊपर आते हैं। अच्छा, अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज इज मूविंग अलोंग द सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, राइट, और एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज जो है, एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज जो है वो सर्कुलर पाथ में इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के इर्द गिर्द घूमे जा रहा है, यानी कि इट्स काइंड ऑफ एन एटम। इमेजिन कर लेंगे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, और ये हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है। विच एस्पेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द नेगेटिव पॉइंट चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट एज इट मूव्स। जब ये नेगेटिव चार्ज गोल गोल सर्कुलर पाथ में इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो इस नेगेटिव पॉइंट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा एस्पेक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कौन सा एस्पेक्ट कांस्टेंट रहेगा। क्या डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी, नहीं, बिकॉज मुझे पता है कि जब इलेक्ट्रॉन इधर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये होगी, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन इधर होगा तो फिर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर होगा तो फिर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग, फिर अलग, फिर अलग, तो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये तो मेरा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, नहीं, डायरेक्शन तो कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है। सिर्फ मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट, यस, बिकॉज अगर पॉइंट चार्ज का जिक्र हुआ है, राइट, तो पॉइंट चार्जेस का अगर जिक्र हुआ है तो ऑटोमेटिकली E इज एक्चुअली इक्वल टू K Q बाय R का स्क्वायर। और इलेक्ट्रॉन चूंकि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में, तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन का सेंटर से जो फासला है वो क्या है, द R इज एक्चुअली सेम। तो इफ द R इज सेम एंड सोर्स चार्ज यानी कि दिस पॉजिटिव चार्ज इज आल्सो सेम एंड K तो वैसे भी सेम है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हर पॉइंट पे क्या है, सेम है, फॉर ऑन दैट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन मेरे प्यारे जवानों क्या बन जाता है जी, चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। नाइदर डायरेक्शन नॉर मैग्नीट्यूड, वो भी गलत हो गया। चले आगे बढ़ते हैं, 127 के ऊपर आ जाते हैं मेरे प्यारे से जवानों। इफ अ सोप बबल इज चार्ज, तो बच्चे जब आप एक सोप बबल को चार्ज करते हो और सोप बबल के अंदर एक्सपेंड होने की भी थोड़ी सी कैपेसिटी है, यानी कि एक्सपेंड हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली आप उसे चार्ज करोगे तो जो सरफेस के ऊपर चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, राइट, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब वो रिपेल करेंगे तो रिपल्शन की वजह से देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि उस सोप का जो रेडियस है यानी कि वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाए। समझ में आई बात, सोप थोड़ा सा क्या कर जाए, एक्सपेंड हो जाए, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द लाइक चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ दैट सोप बबल। सो if the soap bubble is charged its size, so the correct option is increases। क्लियर हो गया भाई जी।
चले, सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। चले आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे हमारे पास आ जाता है अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज इट इंप्लाइज। अगर हम किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या बनता है? तो ऑप्शन अल्फा, देयर इज अ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज इन द बॉडी बट पॉजिटिव चार्ज इज मोर देन द नेगेटिव चार्ज। हाँ, लगता तो बिल्कुल यही सही है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यही बनता है। बाकी एक्सप्लोर करते हैं। देयर इज ओनली पॉजिटिव चार्ज इन द बॉडी, नहीं, जरूरी नहीं। देयर इज इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन द बॉडी बट द पॉजिटिव चार्ज लाइज ऑन द आउटर सरफेस, नहीं, फिर तो वो चार्ज ही नहीं हुआ ना। जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो बस फिर तो वो चार्ज ही नहीं हुआ। और आपसे कहा जा रहा है कि बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया गया है, तो ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। नेगेटिव चार्ज इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजीशन, नो, ये भी नहीं है, वो अंदर जिधर भी है वो जिधर भी डिस्प्ले है। ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट इसलिए कि उस बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्जेस भी हैं, नेगेटिव चार्जेस भी हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज की मिकदार क्या है? ज्यादा है, इसलिए नेट चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। सो देयर इज अ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज इन द बॉडी बट द पॉजिटिव चार्ज इज मोर देन द नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी, सिंपल। चले 129 के ऊपर आ जाते हैं। ओके, चले, सो 129। अच्छा, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों को पता होना चाहिए कि दो अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स के दरमियान, यानी कि कैपेसिटर की बात कर रहा हूं, दो अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होता है, तो मेरे प्यारे जवानों वो होता है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया भाई? वो मेरे प्यारे जवानों होता है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल जी, ठीक है जी, बिकॉज हर जगह पर मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। सो बताइए, ऑल चार्ज पार्टिकल्स एक्सपीरियंस द सेम फोर्स, ऑल चार्ज पार्टिकल्स मूव विद द सेम वेलोसिटी, ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्जेस, ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल। जी, मेरा करेक्ट ऑप्शन बनता है डेल्टा, कि जितने भी फील्ड लाइंस हैं वो पैरेलल हैं। समझ में आई बात? बाकी क्यों गलत है? ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव, नहीं, ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव, नॉट पॉजिटिव, तो ये वाला गलत हो गया। ऑल चार्ज पार्टिकल्स मूव विद द सेम वेलोसिटी, नहीं, ये किसने कहा है? अगर मैं यहां पर एक अल्फा पार्टिकल प्लेस कर दूं, राइट, और एक इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दूं, क्या दोनों को सेम वेलोसिटी मिलेगी? नहीं, अल्फा भारी है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन हल्का है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। हाँ, फोर्स दोनों पे सेम लगेगा अगर तो चार्ज पार्टिकल सेम हो तो चार्ज पार्टिकल भी डिफरेंट है। सो ऑल द चार्ज पार्टिकल्स एक्सपीरियंस द सेम फोर्स, नहीं, यही देखिए, ये अल्फा पार्टिकल एक चार्ज पार्टिकल है हैविंग द चार्ज ऑफ +2e, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल हैविंग -1e। सो आपको पता है कि जो फोर्स लगता है दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो जो फोर्स लगेगा वो Q × E होगा। तो फोर्स सेम तब होगा, फोर्स आपके पास सेम तब लगेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हर जगह पर सेम हो, जो कि सेम है, लेकिन फिर उसके लिए होना ये चाहिए कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज की मिकदार भी सेम हो। अब ये देखिए ना, ऑल चार्ज पार्टिकल्स उन्हें लिख दिया हुआ है। अब ऑल चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर तो सेम चार्ज नहीं होता ना, तो जब सेम चार्ज नहीं होता तो फोर्स भी सेम नहीं लगेगा। फोर्स के सेम लगने के लिए चार्ज की मिकदार भी सेम होनी चाहिए, ई भी सेम होना चाहिए। अब ई तो हर जगह पर सेम है, लेकिन चार्ज, तमाम चार्ज पार्टिकल्स की चार्ज की वैल्यू तो सेम नहीं होती ना, तो इसका मतलब है तमाम चार्ज पार्टिकल्स पर सेम फोर्स नहीं लगेगा। सही जी, सिर्फ इक्वल चार्ज वाले पार्टिकल्स के ऊपर सेम मिकदार का फोर्स लगेगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। चले नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, 130 के ऊपर आ जाते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ द चार्जेस, तो बच्चे ये तो आपको पता है कि Q = NE का फार्मूला है, ठीक है जी। और अगर आप ये देखना चाहते हो कि 1 कूलम के चार्ज में, अगर आप ये देखना चाहते हो कि 1 कूलम के चार्ज में टोटल कितने तादाद आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद यकजा होकर 1 कूलम का चार्ज बनाएंगे, तो इधर आप टोटल चार्ज 1 कूलम लिख दो और इलेक्ट्रॉन की चार्ज लिख दो 1.6 × 10⁻⁻19
कूलम, दैट इज द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज एज वेल। ठीक है जी, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे जो कि 1 कूलम चार्ज बनाएंगे, और वो वैल्यू इज एक्चुअली 6.2 समथिंग मल्टीप्लाई 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन्स के तादाद जब मिलते हैं तो वो जो चार्ज कलेक्टिवली बनाते हैं वो 1 कूलम का बनता है। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन बनता है अल्फा। ठीक हो गया भाई, चले नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, 131 की तरफ आ जाते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल शेल ऑफ अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बच्चे याद रखिएगा ये लफ्ज इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, बिकॉज इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी शेप ले लो, चाहे वो स्फेरिकल हो, चाहे वो क्यूबिकल हो, क्लियर हो गया भाई, राइट, या चाहे वो जिस तरह का भी शेप का हो, अगर उसके सरफेस के ऊपर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं जो कि कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर होते हैं, कि जब ये सरफेस कंडक्टिंग मटेरियल से बना हो तो सरफेस के ऊपर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहती है। तो बच्चे रट लें, कूलम्स लॉ का, सॉरी गॉसेस लॉ का एक एप्लीकेशन है कि जब भी किसी सरफेस के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, inside electric field intensity is going to be 0. Inside electric field intensity is going to be 0. Does not matter कि उस surface की shape कैसे है। So the electric field inside the spherical shell, उन्होंने sphere का पूछा है, of a uniform surface charge density is it is 0. The correct option is alpha। और ये अमूमन आता है, नोट कर लें, for a conducting material, any conductor आप चार्ज कर दो, electric field inside any charged conductor, inside any charged conductor of any shape, charged conductor of any shape, of any shape, of any shape, सही जी, electric field inside any charged conductor of any shape will be equal to 0। will be 0, ये याद रखना। ठीक हो गया भाई, चले नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो अ चार्ज इज मूविंग विद वेलोसिटी v, इट एंटर्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हो गया, क्लियर हो गया भाई। द डायरेक्शन ऑफ v एंड E आर नॉट पैरेलल, और इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है, दे आर नॉट पैरेलल, किसी भी एंगल पर है लेकिन पैरेलल नहीं है। व्हाट इज द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो चार्ज पार्टिकल की जो पाथ होगी वो क्या होगी, और पैरेलल से यहां पर आप लिख सकते हो कि एंटी पैरेलल भी नहीं है। सो व्हाट विल बी द पाथ। तो याद रखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो अगर मैं आपसे कहूं कि दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सो द फील्ड लाइंस आर इक्वली स्पेस्ड। इक्वली स्पेस का मतलब है हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मिकदार क्या है, सेम है, और डायरेक्शन तो वैसे ही सेम है। तो अब अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को एंटर करवा दूं, इलेक्ट्रॉन को, लेट से इलेक्ट्रॉन को मैंने एंटर करवा दिया यहाँ से मैंने एंटर करवा दिया, और ऐसे एंटर करवा दिया कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ पैरेलल नहीं थी और ना एंटी पैरेलल थी, कोई खास किसी एंगल पर थी, राइट। तो व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड लाइंस के अपोजिट लगेगा। तो जब वो फील्ड लाइंस के अपोजिट लगेगा तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू मूव लाइक दिस, राइट। नाउ दिस शेप ये नजर आ रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है मेरे प्यारे जवानों, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे फील्ड लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, क्लियर हो गया भाई। तो ऑटोमेटिकली इट्स अ शेप लाइक पैराबोला, सो द शेप ऑफ द पाथ विल बी पैराबोला, इट्स अ पैराबोला, दिस शेप इज अ पैराबोला, क्लियर हो गया भाई। सो ये याद रखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। 133 इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर व्हेन 1 माइक्रोकूलम चार्ज आर प्लेस्ड एट इट्स ईच कॉर्नर इज। तो बच्चे अगर मेरे पास एक स्क्वायर है, मेरे पास एक स्क्वायर है, सिंपल इज दैट, राइट, दिस इज अ स्क्वायर, तमाम डायमेंशन साइड क्या है, सेम है, और मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर जो है, यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस कर दिया है, यहाँ पर भी 1 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस कर दिया है, यहाँ पर भी 1 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस कर दिया है, यहाँ पर भी 1 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस कर दिया है। तो बिल्कुल सेंटर के ऊपर ई क्या होगा, तो बड़ा क्लियर है, बिल्कुल सेंटर के ऊपर ई ने क्या होना है, 0 हो जाना है। यहाँ पर ई ने क्या हो जाना है,
बिल्कुल जीरो। वो इसलिए सिंपल सी बात है भाई कि इधर से जो फासला है, इधर से भी वही फासला है, इधर से भी वही फासला है, इधर से भी वही फासला है। तो अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इधर से भी फील्ड लाइन आ रही है, इधर से भी फील्ड लाइन आ रही है, एक दूसरे को कैंसिल। इधर से भी फील्ड लाइन आ रही है, इधर से भी फील्ड लाइन आ रही है, एक दूसरे को कैंसिल। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी जीरो। सो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर जीरो होगा अगर तो स्क्वायर है। चले आगे बढ़ते हैं। अगर वो इधर क्यूब भी लिख देता ना कि क्यूब के तमाम वर्टिसेस पर सेम रखे हुए, तो भी सेंटर पे ई ने जीरो ही आना था। ठीक है, चले अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास क्या है? द पोटेंशियल ग्रेडियंट between the two charge, the potential gradient between the two charge plates having the separation of 0 point, this is d, charge plates के दरमियान separation, and the potential difference this is delta v। तो बच्चे डेल्टा v गिवन है, d गिवन है, पोटेंशियल ग्रेडियंट मांगा जा रहा है। अब आपको तो पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट इज एक्चुअली इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा r। यहाँ पर जो डेल्टा r है वो दो प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन है। दो प्लेट्स के दरमियान क्या है भाई? सेपरेशन है। दो प्लेट्स के दरमियान क्या है भाई? सेपरेशन है, जो आपको गिवन है ये जो डेल्टा आर है, राइट, जिसे हम डी भी लिख सकते हैं। और ये आपको कितनी गिवन है? ये आपको गिवन है भाई 0.5 सेंटीमीटर। और डेल्टा वी भी इन दो प्लेट्स के दरमियान गिवन है, बिकॉज एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, राइट। तो सिंपल सी बातें कर लेते हैं। तो डेल्टा वी गिवन है कितना? वो गिवन है आपके पास 12 वोल्ट्स। और डी कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर। तो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 12 और 0.5 को मैं लिख देता हूँ 5/10, ठीक है जी। और सेंटी को मैं लिख देता हूँ 10⁻⁻²। तो मैं लिख देता हूँ 12, राइट। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये 10⁻², जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा। और यहाँ पर ये 5/10 ऊपर जाएगा तो ये एक्चुअली 5 × 10 हो जाएगा। सिंपल इज दैट। देखें ना, 5/10 ऊपर जाएगा तो 10/5, तो 10/5, 10⁻² ऊपर गया तो 10⁻+2। तो कटिंग शटिंग करते हैं तो ये 12 और काट देते हैं, इसको काट देते हैं। ठीक हो गया भाई। ये 5 1s are 5, 5 2s are 10 एंड 2 × 12 इट इज़ एक्चुअली 24। इट इज़ एक्चुअली 24 ज़रबे 10 की ताकत 2। सो इसका मतलब है कि ये हो गया जी 24 और 1 2, तो 1 2। तो मेरे पास कितना बनता है? 2400 न्यूटन पर कूलम। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन बनता है डेल्टा, 2400 न्यूटन पर कूलम। सेंटी है ना, ठीक है ना, सेंटी 10⁻², 10⁻² ऊपर 10⁻+2 हो गया। और 5/10 ऊपर जाके 10/5 हो गया। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 × 12 24, 10⁻²। और ये आपके पास हो गया जी 2 zeros, तो 2400। ठीक है जी, चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 135 इन रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। तो बच्चे याद रखिएगा, आपको पता है कि E इज एक्चुअली इक्वल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो बराबर होता है कि जगह की तब्दीली के साथ, द चेंज इन पोजीशन, with the change in position, how much is the change in potential? This term is called potential gradient. So if in the region the constant potential, the electric field is uniform, the electric field is zero, the electric field shall necessarily change if the charge is placed outside the region या none of these। तो बड़ा क्लियर कट आपको बता देता हूं कि भाई अगर मैं यहां पर डेल्टा वी की जगह जीरो पुट कर देता हूं, बिकॉज कांस्टेंट पोटेंशियल का डायरेक्ट मतलब होता है कि जब वी उस रीजन में कांस्टेंट है, अगर उस रीजन में हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, लेट्स से 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, तो इसका मतलब है डेल्टा वी जो है वो आपका जीरो है, राइट। तो जब डेल्टा वी जीरो है तो ऑटोमेटिकली आपके पास एनीथिंग जीरो बाय एनीथिंग इज जीरो, तो इसका मतलब है उस रीजन में ई क्या होगा? जीरो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज मेरे प्यारे जवानों, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, जो कि हम थोड़ी देर पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी चार्ज्ड कंडक्टिंग मटेरियल, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल हो, कंडक्टिंग मटेरियल, चार्ज्ड कंडक्टिंग मटेरियल, चार्ज्ड कंडक्टिंग मटेरियल जिसके सरफेस के ऊपर हमेशा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इनसाइड ई ने जीरो रहना, तो आप कह सकते हो कि इनसाइड डेल्टा वी आपके पास क्या होगा? जीरो होगा, यानी कि इनसाइड वी कांस्टेंट रहेगा। इनसाइड की बात कर रहा हूं, क्लियर है जी। तो ये भी याद कर लें। चले आगे बढ़ते हैं, राइट। 136 के ऊपर आ जाते हैं।
द कैपेसिटेंस विच चार्जेस एंड डिस्चार्जेस क्विकली विल हैव। तो बच्चे बड़ा क्लियर कट है, कैपेसिटेंस की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का टाइम जो है वो इफेक्ट होता है बाय दिस प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। क्लियर है जी। अगर ये टाइम कांस्टेंट कम हुआ तो 63.2% तक पहुंचने के लिए वो कम टाइम लेगा, तो 100% तक पहुंचने के लिए भी कम टाइम लेगा। सो द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर विल बी क्विकली if the value of RC is small. The smaller the value of RC, the smaller it will take to move to the 63.2%, या the smaller it will take to discharge to 36.8%. तो इस तरह भी कह सकते हो, ठीक है जी। तो ये याद रखिएगा, राइट। सो स्मॉल वैल्यू ऑफ RC। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, डिस्चार्जेस एंड चार्जेस क्विकली, जी आरसी जब कम होगा, जी बिल्कुल। चले, क्विकली का मतलब है कम टाइम लेना, ठीक है जी। सो अब आगे बढ़ते हैं, 137 के ऊपर आ जाते हैं मेरे प्यारे जवानों। द कैपेसिटर विच हैव अ कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैरेड। तो बच्चे 1 फैरेड की डिफिनीशन क्या है? Q इज इक्वल टू CV। तो बच्चे C इज इक्वल टू Q अपॉन V। बड़ा सिंपल है। तो C इज इक्वल टू, बच्चे सिंपल, अगर वो 1 कूलम का चार्ज स्टोर करता है और प्लेट्स के दरमियान डेवलप होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? 1 वोल्ट, तो तब हम कहते हैं कि द कैपेसिटेंस इज सपोज टू बी इक्वल टू 1 फैरेड। सो द कैपेसिटेंस विल बी 1 फैरेड if 1 coulomb of charge is stored and 1 volt of potential difference is developed. So the correct option is beta. Store 1 coulomb of charge at a potential difference of 1 volt. बाकी को आप ध्यान ना दें। Basic definition, what is capacitance? It is the ratio of charge to voltage. Simple. ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 138 के ऊपर आ जाए। So two positive point charges are placed 2 meter apart. The electric potential at a midpoint due to these 2 point charges are. तो बच्चे जब आपके पास 2 like charges हो ना, like charges, चाहे वो 2 पॉजिटिव हो या 2 नेगेटिव हो, तो बच्चे याद रखिएगा उनके दरमियान जो है वो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता। हाँ, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मत जीरो होगी, लेकिन पोटेंशियल कभी जीरो नहीं हो सकता। तो इस पॉइंट पे चार्ज 1 की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो V1 होगा, और इसी पॉइंट पे चार्ज 2 की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो V2 होगा। सो जो नेट पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा वो इन दोनों पोटेंशियल का एल्जेब्रिक सम होगा। समझ में आई बात? सो इट विल ऐड टू डबल। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन अल्फा है कि इस पॉइंट पे इसकी वजह से पोटेंशियल प्लस इस पॉइंट पे इसकी वजह से पोटेंशियल, एल्जेब्रिक एडिशन कर लो, बिकॉज पोटेंशियल इज एक्चुअली अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी। अच्छा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, what is the change in kinetic energy of the proton when it is accelerated through a potential difference of 2 megavolts? तो बच्चे इसके लिए आपके पास सिंपल सोल्यूशन है, सिंपल फार्मूला है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बगैर वोल्टेज के आप नहीं दे सकते अगर तो कोई चार्ज पार्टिकल है, और वो है Q मल्टीप्लाई बाई V। चूंकि यहां पर चार्ज पार्टिकल कौन है? प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज है? 1e, दैट इज अ फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज। और कितना वोल्टेज आपने अप्लाई किया हुआ है? 2 मेगा वोल्ट्स। सो दैट इज 2 मेगा वोल्ट्स। क्लियर हो गया भाई? तो सिंपल सी बात है, मेगा का मतलब है 10⁻⁶। तो पुट कर लेते हैं, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1e। 1e इज द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज, जिसकी वैल्यू है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर हो गया भाई? एंड यहां पर क्या है? 2 मेगा वोल्ट्स। इज दिस क्लियर? और मेगा को पुट कर दो, तो मेगा को पुट कर लेता हूं, तो मेगा क्या है? मेगा इज 10⁻⁶। इट इज 10⁻⁶, 10⁻⁶, और यहां पर वोल्ट्स आ गया। तो सिंपल सी बात है भाई, बेसिस सेम है, पावर ऐड कर लेते हैं, तो कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻19 प्लस 6 कितना बनता है? ये आपके पास बन जाएगा जी -13 बन जाएगा। जी बिल्कुल बन जाएगा। एंड 2 ज़रब 1.6 जब आप करते हो तो आपको मिलता है 2 ज़रब 1.6 जब हम करेंगे तो 6 दूने 12, एक कैरी हुआ, 2 एकम तो और 3, सो 3.2। तो मेरे पास बना 3.2 ज़रबे 10। सो काइनेटिक एनर्जी आपके पास आई 3.2 ज़रबे 10 की ताकत -13। कहीं पर है? हाँ, चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। सर कैसे? वो इस तरह से कि जरा गौर से देखो, डेसिमल को जरा एक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ले जाओ, तो ये हो जाएगा 0.32 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, और जब आप डेसिमल को राइट से लेफ्ट तक लेकर जाते हो तो यहां पर +1 करना पड़ेगा, तो ये -12 हो जाएगा। एंड -12 इज एक्चुअली पीको। सो 0.32 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 विच इज पीको, विच इज एक्चुअली पीको। प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स का भी इस तरह का भी पूछा जाता है, तो दैट इज पीको। और चूंकि एनर्जी है तो यूनिट लगेगा जूल का, बिकॉज कूलम
इंटू वोल्ट, कूलम इंटू वोल्ट इज एक्चुअली जॉल। सही जी, सो दे आपके पास, तो करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। ठीक है जी, चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ आएंगे। कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैन बी इंक्रीज बाय, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो? ठीक है जी, तो कैपेसिटेंस के इंक्रीज करने के तीन चीजें हैं, दैट इज C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई डी। तो सिंपल, या तो आप एरिया को बढ़ाओ, या तो आप डी को कम करवाओ, या तो आप एक ऐसा मीडियम पुट कर लो कि जिसकी एप्सिलॉन की वैल्यू ज्यादा हो। दीज आर द ओनली थ्री मेथड्स जिसके जरिए से आप कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हो। सो इंक्रीजिंग द थिकनेस, यहां पर कोई थिकनेस नहीं है, दिस इज नॉट थिकनेस, दिस इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, दिस इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ये थिकनेस तो ये होगी ना, ये थिकनेस नहीं, ये डी है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, जो एक पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा उतने अमाउंट से नेगेटिवली चार्ज है। सो ये है, तो ये तो नहीं हुआ। डिक्रीजिंग द थिकनेस, थिकनेस पे तो कोई असर पड़ेगा नहीं, ठीक है जी, प्लेट की। इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, जब आप डिस्टेंस को इंक्रीज करते हो तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है, और मुझे इंक्रीज करने को कहा गया है कैपेसिटेंस को। सो माय करेक्ट ऑप्शन इज डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, बिकॉज जब आप डिस्टेंस को डिक्रीज करोगे बिटवीन द प्लेट्स तो कैपेसिटेंस ने बढ़ना है, और मुझे कैपेसिटेंस को बढ़ाना है। ठीक है जी, सो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। चले जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ 141, मेरे प्यारे जवानों, ओम टाइम्स फैराड इज इक्विवेलेंट टू, तो बच्चे याद रखिएगा, आर और सी को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको टाइम मिलता है, एक ऐसा टाइम इन विच कैपेसिटर चार्जेस अप टू 63.2%, या इस तरह भी लिख सकते हो, इन विच कैपेसिटर discharges up to 36.8%, या ऐसे भी लिख सकते हो, बातों में बात निकल रही है कि अगर तो डिस्चार्ज अप टू का मतलब है जितना रह गया है, तो अगर तो डिस्चार्जिंग के दौरान 36.8% रह गया है, तो डिस्चार्जेस बाय का मतलब है कितना उड़ चुका है, कितना निकल चुका है वो चार्ज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग। सो डिस्चार्जेस बाय का मतलब है कितना निकल चुका है, सो 63.2%। ये तमाम के तमाम आप लिख सकते हो, इसमें भी एमसीक्यू बन सकता है। खैर दैट्स नॉट अ पॉइंट, द पॉइंट इज कि इससे जो भी आपको मिलता है वो एक टाइम रिप्रेजेंट करता है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है? फैराड। सही जी, तो ओम इनटू फैराड, obviously it is going to give you second। तो ohms टाइम फैराड, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इससे गलत नहीं होना, समझ भाई बात। इंग्लिश में हम जब मल्टीप्लाई कहते हैं ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसको हम कहते हैं 2 टाइम्स 3। सो ओम इंटू फैराड का मतलब है ओम्स टाइम्स फैराड, तो दैट इज एक्चुअली गिविंग यू टाइम का यूनिट। तो टाइम का यूनिट करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। प्रूव भी कर सकते हो, करना चाहते हो तो आरसी है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो R इज सपोज टू बी इक्वल टू V बाय I। सो Q इज इक्वल टू CF, तो सॉरी Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू सॉरी C इज इक्वल टू Q बाई V, तो Q बाय V, बिकॉज मुझे पता है V इज इक्वल टू IR, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है जी, तो इधर से आप पुट कर लो, R की जगह V बाई I, C की जगह Q बाई V, V और V कैंसिल, तो Q बाई I रह गया, और मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ I की जगह Q बाई T, और ये हो जाएगा Q मल्टीप्लाई बाई T डिवाइडेड बाई Q, Q और Q कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा? T बचा। तो RC से आपको टाइम में मिलता है। ठीक है जी, चले, सो इससे कंफ्यूज ना होना कि ये टाइम्स का क्या मतलब है, टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है जी, चले 142 के ऊपर आ जाते हैं। Which two or more of the following actions would increase the energy stored in the parallel plate capacitor when the constant potential difference is applied across the plates? सारा का सारा कमाल इसमें है। When a constant potential difference is applied across the plates, तो बड़ा सिंपल है भाई, आपको पता है एनर्जी स्टोर्ड की 3-4 इक्वेशंस हैं, लेकिन उनमें ये मेरा बड़ा खास है 1/2 CV²। तो उसने आपसे कह दिया कि इसने तो चेंज नहीं होना, तो इसका मतलब है एनर्जी स्टोर का डायरेक्ट ताल्लुक कैपेसिटेंस पे पड़ता है। एंड विच 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड इंक्रीज द एनर्जी स्टोर, तो हर वो इसमें एक्शन जो कि कैपेसिटेंस को बढ़ाएगा वो एनर्जी स्टोर को भी बढ़ाएगा, अब कैपेसिटेंस को कौन कौन बढ़ाता है? तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाय D। तो सिंपल सी बात है, कैपेसिटेंस को बढ़ाने का तरीका यह है कि आप A को बढ़ा दो,
आप एप्सिलॉन को बढ़ा दो बाय रिप्लेसिंग द फ्री स्पेस विद सम मीडियम, और आप डी को कम कर दो। तो ये तीन एक्शंस हैं, ए को बढ़ा दो, एप्सिलॉन को बढ़ा दो, डी को कम कर दो। कैपेसिटेंस ने इससे बढ़ना है। जब कैपेसिटेंस में बढ़ावा आएगा, समझ में आई बात, तो एनर्जी स्टोर्ड में भी बढ़ावा आएगा। बिकॉज ये तो उन्होंने कह दिया है कि द कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, इसने तो चेंज नहीं होना। क्लियर है जी? तो ऑब्वियसली अब इसको ढूंढो, तो इसमें इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द प्लेट्स, जी बिल्कुल, डिक्रीजिंग द सेपरेशन, जी, बिटवीन द प्लेट्स, एंड इंसर्टिंग अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन बनता है चार्ली। ठीक हो गया भाई? तो ये वो तीन आमाल है कि जिसके जरिए से सी को बढ़ाया जा सकता है, और सी को बढ़ाने से एनर्जी स्टोर्ड बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स बढ़ेगी। क्यों? बिकॉज वो डिपेंड करती है फिलहाल सी के ऊपर, बिकॉज वी कांस्टेंट है। चले आगे बढ़ते हैं, सिंपल है। ठीक है जी? ओके, कंसिडर अ कैपेसिटर हैज अ वैक्यूम इन द स्पेस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। कंडक्टर्स का मतलब है कि कैपेसिटर के प्लेट्स ले लो। इफ वी डबल द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ईच कंडक्टर, व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटेंस? तो बच्चे याद रखिएगा, कैपेसिटेंस इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन एप्सिलॉन ए बाय डी। इन तीनों के अलावा कैपेसिटेंस और किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर आप एक कैपेसिटर लेते हो, क्लियर हो गया, ठीक हो गया भाई, और ये उसके दो प्लेट्स हो गए मेरे प्यारे जवानों, और आपको मैं कहता हूं कि यहां पर जो चार्ज हुआ करता था, राइट, आपने वो चार्ज डबल कर दिया। क्या कर दिया? डबल कर दिया। सही जी? तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल आप इन तीनों में से किसी को ना छेड़ो। तो याद रखिएगा, व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटेंस? इट रिमेन द सेम। लेकिन सर हमने तो बेसिक डेफिनेशन में पढ़ रखा है कि Q इज इक्वल टू CV, तो C इज एक्चुअली इक्वल टू Q बाय V। तो बच्चे आपने पढ़ रखा है, और इधर से आपको नजर आ रहा होगा कि चार्ज को बढ़ाने से बज़ाहिर तो लगता यह है कि कैपेसिटेंस बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं। चार्ज को जब आप एक प्लेट पे बढ़ाते हो तो उन दो प्लेट्स के दरमियान डेवलप होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता चला जाता है। हेंस द कैपेसिटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड बिकॉज इट इज द Q which is directly proportional to V, और C दरमियान में टपक पड़ता है, the constant of proportionality। तो जितना एक प्लेट पे पॉजिटिव बढ़ाते हो दूसरा उतना नेगेटिव होता जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। C के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता। हाँ, अगर ये इस तरह कह दिया जाए कि हमने वोल्टेज को चेंज नहीं होने देना, और अब अगर मैं चार्ज को बढ़ाऊं तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, जी बिल्कुल बढ़ेगा, राइट। लेकिन वो तब होगा जब आइसोलेटेड कैपेसिटर हो, जब बैटरी के साथ वो कनेक्ट ना हो। तो फिलहाल मेरा करेक्ट ऑप्शन इट रिमेन द सेम है। ठीक हो गया भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। 144, इफ E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। तो एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज अगर आप ले लें मेरे प्यारे जवानों, और उसको आप चार्ज कर दें, चाहे पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली हो, तो एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ऐसी होती हैं मेरे प्यारे जवानों, राइट। और उसका किसी भी पॉइंट पर अगर आप E मालूम करना चाहो तो आपसे कह रहा है कि उसे आप E1 ले लो, और उसके मैथमेटिकल फार्मूला में सजेस्ट कर रहा हूं कि आप लोगों को पता हो, दैट इज एफ सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड E2 रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। और अब अगर मेरे पास दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हो, राइट, ये मेरे पास एक पॉजिटिव प्लेट, ये मेरे पास दूसरा उतने ही अमाउंट से नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये पॉजिटिव 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 नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट, उसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो बच्चे वो मैं आपको लिखवा देता हूं, वो क्या है? वो है E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और आपसे कहा जा रहा है कि उसे आप E2 कहो। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो बच्चे याद रखिएगा, रट लें, जो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ये उसके 2 टाइम्स के बराबर है। E2 is actually 2 times of E1, बिकॉज यहां पर स्ट्रेंथ जो है वो डबल हो गई है। क्यों? बिकॉज उसके तमाम उस साइड की तवज्जो इधर आ गई है, या इधर आप देख लेना, आप इधर से लिख सकते हो कि E1 इज एक्चुअली इक्वल टू, तो देखिए ना, सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? E2 लिख सकता हूं, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, और नीचे डिवाइडेड बाय 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दे तो आप लिख सकते हो इधर से E2 इज एक्चुअली इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E1। ठीक है जी? तो स्ट्रेंथ ऑफ दिस
Oppositely charged parallel plates के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 times ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ सिंगल शीट ऑफ चार्ज। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन बनता है बीटा। क्लियर है जी? टेस्ट में ये गलत इधर से, हाँ जी बिल्कुल, हाँ वहाँ ऊपर ठीक हो गया था। ठीक है जी, तो ये आपके पास हो गया 144। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। सो इफ फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज 40 न्यूटन। अगर 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो है इनिशियली जो फोर्स है वो कितना है, वो 40 न्यूटन है। ठीक है जी। व्हाट विल बी द न्यू फोर्स इफ द मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर 2 इज रिमूव बिटवीन देम। बी वेरी केयरफुल, इज रिमूव बिटवीन देम। इसका मतलब है कि जब यहां पर मीडियम मौजूद हुआ करता था तो एफ मीडियम जो था वो 40 न्यूटन था। इसका मतलब है एफ मीडियम गिवन है, बिकॉज वो क्या कह रहा है कि व्हाट विल हैव द न्यू फोर्स if the medium of dielectric constant epsilon r2 is removed। अब अगर मैं इधर से मीडियम को रिमूव कर दूं तो ऑब्वियसली दरमियान में क्या आ जाएगा, आफ्टर द रिमूवल ऑफ मीडियम, आफ्टर द रिमूवल ऑफ मीडियम, आफ्टर द रिमूवल ऑफ मीडियम ऑफ एप्सिलॉन आर हाउ मच 2 द न्यू फोर्सेस। तो वो न्यू फोर्स जो आपसे मांग रहा है वो तो वैक्यूम वाला फोर्स हो गया ना यार। मीडियम को रिमूव कर दोगे फिर तो वैक्यूम आ जाएगा। तो अब वो वैक्यूम वाला फोर्स आपसे मांग रहा है और एफ मीडियम वाला गिवन है। तो आपको तो पता है भाई कि फार्मूला हमारे पास क्या है, वो है जी एफ मीडियम is equal to F vacuum divided by epsilon R. This is the formula. ठीक है जी। तो F medium given है, that is 40 and F vacuum required है, right? Because medium को remove कर दिया गया है, insert नहीं करवाया गया। ठीक है जी। epsilon R कितना है 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दे तो F vacuum कितना हो जाएगा 80 न्यूटन। सो बी वेरी केयरफुल। क्लियर हो गया भाई? सो मेरा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है बीटा। सॉरी।